सलाम कबूल करें। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज के प्रोग्राम की शुरुआत में एक गज़ल कहने की कोशिश करता हूँ, गुस्ताखी माफ़ हो। कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। ज़िंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, जिंदगी हम पे ये आसान भी हो सकती थी, सीख लेते जो किसी दर्द का चारा करना। कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, कहाँ जाते हो अभी साथ गुजारो कुछ दिन, हम पे मुश्किल कोई आए तो किनारा करना। कितना मुश्किल है जलाना किसी रस्ते पे चिराग, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते पे चिराग, कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। जिंदगी हम तो चलो मान गए, सह भी गए, ऐसा बर्ताव किसी से न दोबारा करना। कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। खैर, इस गज़ल के कहने का मेरा एक मकसद था, वो आप तक पहुँचे तो बहुत अच्छा, ना पहुँचे तो गुस्ताखी माफ़। दोस्तों, बात आज मैं ये करने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो एक कोलाहल की स्थिति बनी हुई है, जो सूरत हाल है, ये बड़ी बड़ी आसान नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो हालात दिख रहे हैं, जो हकीकत मैंने देखी है, मैंने जो कम्प्लीटली एक दौरा किया है, मैंने जो कंप्लीट एक दौरा किया है उत्तर प्रदेश का, और मैं नज़दीक के कुछ लोग कोर टीम के, इस पार्टी उस पार्टी में नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, सभी से सूरत हाल जानने की कोशिश की, और जो मैं जान पाया वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मुझे नज़र आ रहा है, जो हालात मुझे दिख रहे हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी के पक्ष में एक लहर पूरे उत्तर प्रदेश में आपको नज़र आ रही है, और शायद अखिलेश यादव सरकार बना लें, क्योंकि यहाँ एक समीकरण है, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव, मैंने कई बार पहले भी कहा था, और अब ज़मीनी तौर पर मैंने देखा, आपने इमरान मसूद का वाक़या देखा होगा। यहाँ अब्दुल्ला आज़म के बारे में अगर मैं बात करूं तो जेल से छूटने के बाद और इतनी यातनाएं सहने के बाद, शायद उन्होंने इसी परिवार के लिए वो यातनाएं सही थी, समाजवादी पार्टी के लिए ही सही थी, और उनके साथ भी जिस तरह की कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, मुझे लगता है, मुझे जो महसूस हुआ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं उतना मुतमईन नहीं हूँ जैसी शायद आप लोगों ने भी उम्मीद की होगी और आवाम ने भी उम्मीद की होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अखिलेश यादव न जाने क्यों इस बार वो एक कोशिश कर रहे हैं कि वो मुसलमानों से थोड़े से कटते हुए नज़र आए, बचते हुए नज़र आए, और हो सकता है कि उनको ये उम्मीद हो कि उनको बहुत सारे वोट जो है वो दूसरी जातियों के, दूसरे धर्म के, योगी जी का पूरा बैंक, वोट बैंक उनको ट्रांसफ़र होने वाला है। ये भी हो सकता है उनके दिमाग में सोच हो, और ये भी हो सकता है कि वो इस बार, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था जो मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं, योगी जी ने मुझे शासन प्रशासन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सिखा दिया है। तो क्या सिखाया है और उन्होंने क्या सीखा है, ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। मगर मुझे इसमें कुछ गड़बड़ तो ज़रूर नज़र आ रही है। देखिए, गड़बड़ में यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि गड़बड़ ऐसी नहीं कि कोई वो टॉर्चिंग करेंगे, चीज़ों को बहुत आगे लेके जाएंगे, या फिर उनको बहुत, मतलब वो भी एक कट्टरवादी हो जाएंगे और ऐसा ही शासन चलाएंगे जैसा पिछली सरकार ने चलाया, ऐसा तो नहीं है। मगर वैसा भी नहीं है जैसा कि मुस्लिम सोच रहे हैं। चूँकि मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम लीडरशिप में देखा जाए तो इमरान मसूद एक बड़ा नाम है, जो कम से कम आवाम ज़मीन पर उनके साथ है, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस ने भी एक बड़ा सम्मान देकर उनको अभी तक बनाए रखा था। शायद बातचीत करने या कहने या जोड़ तोड़ वो खुद गए या बुलाए गए, और बुलाने के बाद क्या किया गया, ये सब कुछ एक मामला होता है। हो सकता है चुनावी रणनीति में भी ये तय हो कि भाई वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मगर जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव की भाषा एक एरोगेंसी से भरी हुई है, वो एक एरोगेंट हो गए हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों की निहायत मजबूरी है कि वो उनको वोट दें। किसानों की
जाटों की, चौधरियों की, गुर्जरों की मजबूरी है कि अखिलेश यादव को वोट दें। नहीं, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से जान बचानी है तो वो अखिलेश यादव को वोट दें। और अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि वो शासन प्रशासन का इस्तेमाल योगी जी से सीख चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, एक गलती या सही जो भी किया, जो नतीजे आपके सामने हैं कि आपने झोली भर भर के किसी एक पार्टी को एक बहुमत दे दिया और उसकी जो बेसिकली जो पूर्ण बहुमत और बहुमत से भी ज़्यादा बहुत सारी सीटें लेने के बाद जो एरोगेंसी आती है किसी भी राजनेता में, वो आप देख रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट मेरा मत है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ये एक्सपेरिमेंट न करे, बल्कि इरादतन हंग मैंडेट दे, इरादा कर ले और इरादा तन जो है बंटवारा करके आप समाजवादी के अलावा जो है बसपा को भी जिताएं, कांग्रेस को भी जिताएं, MIM को भी जिताएं। और इसमें कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे मेरी तरफ इशारा करते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कहता हूँ, वो सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके की एक कोशिश की है और जिस तरह ज़मीन पर लोगों ने उनका एक समर्थन भी किया है, और जो आम जनता है जिसको बहुत ज़्यादा नेतागिरी नहीं करनी है, वो पूरी तरह से एक मुश्त जुड़ी जो MIM के साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं। और कुछ लोग पुराने वीडियो, इधर के वीडियो, और कुछ मुस्लिम जो ज़बरदस्ती गले में पड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और वो गले में पड़ने के बावजूद ये भी साबित करना चाहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कि वो तो सिर्फ वोट काटने वाली है। और उसके अलावा कुछ वीडियो भी वायरल किए गए हैं जिसमें जो पुराने पिछले साल के 2017 के वीडियो हैं उनको बताकर एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख की बात की जा रही है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूं जिसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये जितनी पार्टियां चल रही हैं, ये सभी कैंडिडेट इनके फंड में, पार्टी फंड में पैसे जमा करता है, और वो 2-5 लाख नहीं होते हैं। उनकी रकम जो है इनको लगातार जमा करते रहना पड़ता है, करोड़ों में उनकी फिगर्स होती हैं। आम आदमी पार्टी तमाम दुनिया की ईमानदारी का दम भरने वाली के कितने कितने करोड़ कहाँ से आते थे, ये सब आप पिछली बार सुन चुके हैं। और जब कोई एक MLA का भी चुनाव आप लड़ते हो तो उसमें करोड़ों रुपए का एक MLA में खर्च होता है। आप चुनाव भी जीतना चाहते हैं, आप पार्टी भी खड़ा करना चाहते हैं, आप संगठन भी बनाना चाहते हैं, और उसके बाद आप 2 लाख और 5 लाख और 7 लाख की हैसियत नहीं रखते। आप जानते हैं कि कोई भी संगठन एक भारी अमाउंट के बगैर नहीं चलता, मगर आप तनकीद कर सकते हैं। आप जो है, मतलब मैं गुस्से में आज नहीं कहना चाहता, जो असली हो आप लोग वो नहीं मैं कहना चाहता, मगर जो अभी प्यार से बात कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरा क्या हक है कि मैं इतने गुस्से में बात करूँ, पर सच तो कहना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि तमाम आज भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट की स्थिति देखिए आप कहाँ खड़ी है, कांग्रेस के अकाउंट की स्थिति देखिए, समाजवादी के पार्टी के अकाउंट की स्थिति देखिए। क्या मायावती को आप भूल गए कि दलित भाइयों ने उन्हें झोली भर भर के उनके जन्मदिन पर कितने पैसे देते थे, इसलिए वो पार्टी भी खड़ी कर पाई, चला भी पाई। आप कहते हो MLA 5 लाख की टिकट और 3 लाख की टिकट और 2 लाख की टिकट, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम क्या पार्टी बनाओगे? तुम अपने पैरों पर खड़े होने की हैसियत ही नहीं रखते हो। तुम्हारी सोच ही जो है बहुत ही छोटी सोच के तुम लोग हो। अरे अभी तक मैंने कोई मुस्लिम ऐसा कोई लीडर, उसकी मजबूरी में समझता हूँ, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई उद्योगपति कि भाई कोई मुस्लिम पार्टी जो है, मुस्लिम पार्टी क्या है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके कायद जो है वो मुस्लिम है, ऐसी कोई पार्टी अगर आगे बढ़ रही है तो उसको बढ़ के अरबों रुपए, खरबों रुपए या करोड़ों रुपए कम से कम दे के ज़मीन पर भाई संगठन भी बनेगा, लोग भी आएंगे जाएंगे, खर्चे होंगे, गाड़ियाँ चलेंगी। इस तरह के बिना चंदे के या बिना पब्लिक के इनकॉर्पोरेशन के जो कुछ भी वो कॉर्पोरेट करते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेशन तो खैर क्या पब्लिक लिमिटेड बनाएंगे, पर पब्लिक की ही पार्टी होती है भाई। अगर आप लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको एक तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसको कहते हैं ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग के पार्टी जो है वो कोई एक आदमी अपनी जेब से अपने घर से चलाएगा, तो ये आप लोगों की इतनी एमेच्योर सोच है कि वाकई फिर लगता है कि आपका दरी बिछाना ठीक है। फिर लगता है कि आप लोगों के अंदर जज्बात ही नहीं है, आप लोगों के अंदर वो सोच ही नहीं है। कोई भी संगठन छोटे से छोटा आप बिना पैसे के कैसे चला लेंगे?
आप मोहल्ले में कोई काम करवाना चाहते हैं तो पूरे मोहल्ले से चंदा मांग के आप इकट्ठा करते हैं। पार्टी कोई आपके लिए आसमान से आएगा और झोला भर के ऊपर से ही लेके आएगा और वो आके आपकी लड़ाई कर, क्या हो गया इस कौम को, कहां जा रही है ये कौम, क्या हो गया इसकी सोच को, बिना आप चंदे के, बिना आपके फंड इकट्ठा करने के, बिना, क्योंकि आप अगर कोई अगर उद्योगपति या कोई और पार्टी में कोई फंड देगा भी, ऐसी किसी पार्टी में, मैं कहता हूं एमआईएम के अलावा तुमने किसी और पार्टी को देके खड़ा किया होता, 20 पार्टी को देके खड़ा किया होता, कोई नई पार्टी बनाकर आपने उसको फंड किया होता। आप लोग चंदे की रसीदों पर लड़ने वाले लोग हो और आप दुनिया से लड़ने का ख्वाब देख रहे हो। आप जो है, ये जो नफरत आपके होते हुए, आपकी मौजूदगी में 70 सालों में उरूज पर पहुंच गई है, आप इससे टकराने की बात करते हो। ये सोच है तुम्हारी, आपको सोचने की जरूरत है। मुझ पर फिर तनकीद करोगे, उसकी मुझे परवाह नहीं है। इसीलिए मैंने बड़े पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत एक गजल से की है। मैं जानता हूं कितना मुश्किल रास्ता है, मैं जानता हूं कितनी अजियत है ये सब चीजें करना, और ये लड़ाई लड़ना भी ऐसे लोगों के लिए जो लड़ना ही नहीं चाहते हैं, जो भूल चुके हैं पूरी तरह से कि वो उनको भी कोई डेमोक्रेटिक हिस्सेदारी चाहिए। आज एक बात बड़ी सीधी सी है, आज अगर आप इतने भयभीत हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप छुपना चाहते हैं अखिलेश यादव के पीछे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यही एरोगेंसी ने तुम्हारे मुस्लिम कायद जो तुम्हारे अपने क्षेत्रों से आते थे, अखिलेश यादव और समाजवादी द्वारा उनकी बेइज्जती कराई है, उनकी औकात दिखाई गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि डरा हुआ है मुसलमान, और ये डरपोक जो है अखिलेश यादव की पीठ के पीछे छुपना चाहता है। ये डरपोक मुसलमान अखिलेश यादव की पीठ के पीछे छुपना चाहता है, जो पिछले 5 साल अपने घर से बाहर नहीं निकला। मुसलमानों पर क्या हुआ, क्या नहीं गुजरी, क्या वो नहीं देखा? कहां था अखिलेश यादव? ये अभी सत्ता के बंटवारे के लिए वो सिर्फ जो है बड़ी, मैं जानता हूं अखिलेश यादव सरकार बनाने वाला है, हो सकता है इसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़े, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, मगर सच तो सच रहेगा और सच बोलना मेरी आदत है। मैं जानता हूं अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हें अखिलेश यादव के पीछे छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम बुज़दिल और कायर हो, तुम्हारा दिल ही नहीं है। तुम क्या लड़ोगे? तुम क्या जो है इस असलियत पे आएंगे कि तुम ये वीडियो वायरल कर रहे हैं? और माफ करना, आजम खान पे मुकदमे करने वाले भी कोई और नहीं थे। मुकदमे करवाए किसने, इजाज किसने किया, रामपुर में क्या खेल खेला गया, हमको वो भी सब पता है। मगर एक बात में जरूर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग समझे। एक बात बता रहा हूं, जिस तरीके से चुनाव जीतने से पहले मुख्यमंत्री बनने का एहसास, उससे गदगद अखिलेश यादव जिस तरह का बिहेवियर कर रहा है, जिस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। याद करो कि पिछली बार जब आप लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी की बनाई थी तो 20% रिजर्वेशन देने की बात की थी। दिया क्या? क्या 2% मुसलमानों को नौकरी दी है? इसका डाटा तुम मेरे सामने पेश कर सकते हो? 2% मुसलमानों को ठेकेदारी दी है, क्या इसका सबूत आप लोग पेश कर सकते हो? क्या आप ई रिक्शा लेकर सिर्फ बैंगन बेचना चाहते हो, ई रिक्शा चलाना चाहते हो, उनकी बुग्गी में जुड़ा चाहते हो, सिर्फ इनके लिए तुम जो है हमेशा के लिए दरी बिछाने का काम करते हो? और दरी बिछाने का कुछ लोग तुम मुसलमानों में से कुछ लोग कहते हैं हम दरी बिछाते, तुम दरी बिछाते और तुम्हारी यही औकात है। और वो कम से कम सोशल मीडिया और मेरे प्रोग्राम में ना बोले नहीं, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना लायक हूं कि तुम जैसों की औकातें ठीक करनी मुझे बहुत अच्छे से आती है। याद रखना ये बात। और सुने, मैं जानता हूं तुम्हारी सरकार आ रही है, अखिलेश की सरकार आ रही है, इसका मतलब मैं सच नहीं बोलूंगा, मैं डर जाऊंगा अखिलेश यादव से। नहीं डर रहा हूं, ये वो आदमी है जो पिछली बार झूठा साबित हो चुका है, और अभी की एरोगेंसी में जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेटों का जो इसमें आए उनकी बेइज्जती कर रहा है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं ये बात। वो अलग बात है कि मुसलमान डरपोक है उत्तर प्रदेश का, और डर के गोद में छुपना चाहता है उस अखिलेश यादव की जो खुद छुपा रहा 5 साल बिल के अंदर। ये वही अखिलेश यादव है, इसको पता था। ये बात तो मैं पहले भी कहता था, मैं पहले भी ये बात कहता था कि एक वक्त आएगा जब ये दामन भी फैलाकर अखिलेश यादव खड़ा होगा। आज जब इनकी लिंचिंग की जा रही है ये सामने नहीं आएगा, मगर ये उस दिन आएगा जब मुसलमान डर के भाग रहा होगा, तब ये कहेगा मेरा दरवाजा खुला है, इसके अंदर घुस जाओ। और घुसने के बाद भी तुम्हारे साथ क्या होगा इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले जो इतना एरोगेंट हो सकता है, ये एक वाकया है। मैं बहुत सारी चीजें खोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि
अब्दुल्ला आजम मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। इमरान मसूद जो है वो अपनी बेइज्जती के बारे में मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे। जिस तरह जो एक बहुजन लीडर जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद, वो जिस तरीके से गए, समर्थन करना चाहते थे, उनकी जिस तरीके से दलितों की बेइज्जती की गई, सही कहा, मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं। भाई आप अगर जीतना चाहते हो और सबको इकट्ठा करना चाहते हो तो क्या दलित भाइयों को जो है अपने साथ मिलाने में आपको तकलीफ क्या थी, उनको हिस्सेदारी देने में तकलीफ क्या थी? अगर अखिलेश यादव को यह लगता है कि दलित भाइयों को भी वो 2 सीट देकर जो है वो बहला फुसला सकते हैं, अगर अखिलेश यादव को लगता है कि तमाम मुस्लिम वोट पश्चिम का भी सब और पूरब का भी सब उनको मजबूरी में पड़ने वाला है, तो समझ लो कि तुम्हारा वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये वही इलेक्शन है कि तुम्हें भारतीय जनता पार्टी से डरने के बजाय, आरएसएस से डरने के बजाय, अखिलेश यादव की गोद में छुपने के बजाय अपने वजूद साबित करने की जरूरत है। मैंने पहले भी आपको कहा था, आप 10 सीट जीते, आप 20 सीट जीते, और माफ करना कांग्रेस भी अच्छी खासी सीट ला रही है, जैसे समझ रहे हो कि बहुत बड़ी हवा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कौन से वोट खत्म हुए हैं, कौन से कम हुए हैं, वो सबको पता है, आपको भी पता है। स्थिति कोई ऐसी नहीं है अखिलेश यादव की कि तमाम जातियां, तमाम धर्म के लोग जो हैं पूरी तरह अखिलेश यादव की तरफ टूट पड़े हैं। मतलब सिर्फ जीतने की संभावना भर है, और जीतने की संभावना भर पे जो आदमी इतना एरोगेंट इस बार हो गया है, पता नहीं किससे कमिटमेंट किया है, किससे मुलाकात की है, क्या वो दिखाना चाहता है। और अगर 25% मुसलमानों के बजाय वो जो है 8% या 7% को लेके इतना एरोगेंट हो सकता है कि वो तुम्हें 8% या 10% लेकर ही तुम्हारी औकात बताएगा और तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, मंचों पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। अब्दुल्ला आजम के साथ भी किस तरह का बिहेव किया, क्या सीट दी है, क्या पद दिया है पार्टी में, आप लोग जान लो, समझ लो। यानी कि किसी तरह वो लोग नाराज ना हो जाएं, कोई लोग नाराज ना हो जाए। कौन? जब अखिलेश यादव की वोटिंग खत्म हो जाएगी तो टोटल हिंदुओं का वोट मिलाकर अगर 16% से ज्यादा अखिलेश यादव को पड़ा तो मुझे जरा बताना, मुझे इसका जवाब देना। जबकि तुम्हारा 20% वोट 100% रूप से अखिलेश यादव को जाने वाला है। ऐसी सूरत हाल में 20% यानी बड़ा चंक तुम्हारा होगा, और मुख्यमंत्री के बनने के बावजूद जैसे तुम्हें 20% का रिजर्वेशन मिला था, अरे डर रहे क्यों हो? डरोगे तो कहां तक भागोगे? जमीन तुमको कम पड़ जाएगी। डरो नहीं। अपने जिंदा होने का सबूत अगर इस चुनाव में दे सकते हो, माफ करना, दुनिया में जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह के प्रोग्राम की बातें चल रही हैं, हम भूले नहीं हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। कितने दंगे अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे, कैसे कैसे मुकदमे जो है अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे। मैं जहां तक उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, मुझे लगता है कि आरएलडी के नाम पर जिस तरह की ड्रामेबाजी चल रही है, आरएलडी का आपको समर्थन करना चाहिए। आरएलडी, ये पहले से इस तरह की अफवाहें फैला देना, आरएलडी तो बीजेपी के साथ चली जाएगी, इसके साथ चली जाएगी, कोई भी, मैं तो कहता हूं हो सकता है जो है पहले से ही अखिलेश यादव किसी और के साथ हो, तब क्या होगा? क्या आप भूल गए 3 तलाक के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट करके बाकायदा 3 तलाक बिल जो है वो पास होने का मौका दिया था? अब क्या वो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया था अखिलेश यादव ने? ये तमाम चीजें आप मेरे ख्याल से बरगलाए में ना आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अखिलेश यादव के पीछे न छुपें, बिल्कुल अखिलेश यादव के पीछे छुपें, और वो तुम्हें कितने बचाएंगे हम भी देखेंगे। मुझे तो ना अखिलेश यादव से कोई चंदे की जरूरत है, ना भीख मांगता हूँ, ना मुझे कोई काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो 2 रोटी अपनी अच्छी ठीक ठाक कमाता हूँ, मुझे कोई ना चमचागिरी करने की जरूरत है। मैं चमचागिरी प्रियंका गांधी की भी नहीं कर रहा हूँ, मैं चमचागिरी जो है वो आरएलडी की भी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुमको लगता है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन का ओवर द वे जाकर अगर फेवर कर रहा हूँ, तो माफ़ करना, तुम्हारी आवाज़ के तौर पर मैं, माफ़ करना, जिस दिन वोट डालने जाऊँगा या मैं कोई कैंडिडेट बनूंगा या मुझे कहीं से इलेक्शन लड़ना होगा या कहीं से मैंने 1 रुपये की कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी या होगा या भविष्य में करूँगा, तो उस दिन आके मेरे मुंह पे थूकना। याद रखना ये बात। ये सब बातें तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इस दौर में हंग विधानसभा का मैंडेट आना बहुत जरूरी है। हंग आएगा, माफ करना, जो जीतेगा वो अखिलेश को ही समर्थन देगा, सरकार अखिलेश की बनने वाली है।
कांग्रेस भी अखिलेश की तरफ जाने वाली है, आरएलडी भी अखिलेश की तरफ जाने वाली है। अगर चंद्रशेखर से कुछ जीत और हार का होता वो भी अखिलेश यादव के पास ही जाते, क्योंकि दूसरी तौर पर जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जाना नहीं चाहता है। उसके साथ कोई आगे सरकार में शामिल तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उस सरकार की जो डिक्टेटरशिप उत्तर प्रदेश में रही है, इसको कोई भी जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि बनने की संभावना वाला इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जितने लोग गैर मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से परेशान है वो इसलिए कि उनकी जो लोकल लीडरशिप थी उसको समाप्त किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। उनको भी जिंदा रहना है, उनको भी लीडर बनना है। डेमोक्रेसी में हर कोई अपनी हिस्सेदारी मांगता है, वो भी मांग रहे हैं। मगर मुस्लिम्स के साथ में अगर सरकारी कार्यों की बात करें, योजनाओं की बात करें, तो उसमें तो कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी का था नहीं। जिसमें था वो कौन सा भेदभाव है? वो भेदभाव है कि आपको पुलिस थाना और जो टॉर्चरिंग करने की जो जिस तरीके से तुमको गाली देने वालों को समर्थन, उनका तुमको जो तुम्हारे ऊपर एग्रेशन दिखाए उनका भारतीय जनता पार्टी द्वारा और प्रशासन द्वारा जो है समर्थन। उसके अलावा ये जो एग्रेशन जो जिसकी पूरी दुनिया में, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि इससे आप इनकार करेंगे कि अमेरिका के सदन में ये बात पेश की जा रही है, यानी पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम का भारत में जेनोसाइड तक करने का, यानी कि मास मर्डर करने की अगर बात पूरी दुनिया में उठाई जा रही है, तो इसके पीछे कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। उसके बावजूद तुमको लगता है जो तुम्हारी लिंचिंग के वक्त तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचा अखिलेश यादव, वो तुमको बचाएगा? 2013 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं थी? मुजफ्फरनगर में किस तरीके का व्यवहार था और हमने किस किस तरीके से लोगों को निकाला था, हम भूल गए वो सब बातें। आप याद रखिएगा एक बात, आज फिर अगर जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन वेस्टर्न में बन रहा है तो सिर्फ ये अपने तहफ्फुज के लिए काफी हैं ये लोग, और ये समर्थन, ये कोalition बहुत जरूरी है वेस्टर्न यूपी का। इसको बनाए रखना, इसको किसी के बहकावे में आके मत तोड़ना। जहां तक अखिलेश यादव की कार्यशैली में इस बार देख रहा हूं, यहां तक कि मैं शिवपाल यादव के लिए भी जिस तरह का व्यवहार अखिलेश का देख रहा हूं, उसको ये लग रहा है कि मैं एक भी सीट अगर किसी को बंटवारे में देता हूं तो इसका मतलब मेरी वो सीट कम हो जाएगी। अखिलेश यादव वोट पड़ने से पहले, कैंपेन होने से पहले वो ये मानकर बैठे हैं कि वो एक भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। क्या उन्हें किसी ने इस बात का कमिटमेंट किया है? आप लोगों में बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हो सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हो सकता है वो कांग्रेस से चंद्रशेखर रावण मिला हो सकता है फला से फला मिला हो। ये तमाम इल्जाम आप लोग लगा रहे हो। कभी आपने सोचा है कि ये अचानक जो है वो कहाँ गया कैंपेन? जो हाँ मोदी जी कैंपेन करते, अमित शाह जी कैंपेन करते, दूसरे लोग कैंपेन करते, योगी जी को अयोध्या से लड़ने के बजाय जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ भेज दिया है? गोरखपुर भेज दिया है। और अगर गोरखपुर भेज दिया है और सूरत हाल आप सब लोगों को नजर आ रही है, जबकि पूरी दिल्ली क्या पूरी इंडिया में योगी जी की तस्वीर नजर आ रही थी, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि अयोध्या किसी के लिए छोड़ा गया होगा। यहाँ से कोई जीतेगा तो यकीनन जो है अगला जो 2024 का चुनाव होगा उसमें यही एक जीत का सबसे बड़ा कारण होगा। बाकी देश की संपत्ति तो सारी बिकी रही है लगातार, वो तो बिकी जाएंगी, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं उलझाए रखना है। और उलझाए रखने की जगह अगर योगी जी आ जाते तो फिर वो जो बड़े मियाँ हैं वो क्या करते? तो यहाँ छोटे मियाँ को गोरखपुर भेज दिया मठ की तरफ और एक चीजें रखी गई है। और अखिलेश यादव, यानी आप समझ रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं? कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ही मिला बैठा हो और वो आश्वासन भी दे चुका हो कि किसी इस तरह का व्यवहार होने वाला है, और इसीलिए तमाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता आपको ठंडे हुए नजर आ रहे हो और आश्वस्त जो है अखिलेश यादव नजर आ रहे हो कि वो पूरी तरह जीतने वाले हैं। मुझे भी लगता है वो जीतने वाले हैं, पूरी तरह बहुमत में आने वाले हैं। बाकी पार्टियां भी उनको समर्थन देने वाली है। यूपी की सेकुलर और डेमोक्रेटिक जनता को मैं फिर कहना चाहता हूं, याद रखना, इस चुनाव में अगर तुमने हंग असेंबली, और ये डराया जाएगा तुमको कि अगर टूट गई तो अमित शाह जी जो है वो सबको तोड़ फोड़ के जोड़ के सरकार बना लेंगे। अगर अमित शाह जैसे कारीगर अगर वो सरकार बनाएंगे तो वो समाजवादी को भी तोड़ के बना लेंगे। छोड़ दीजिएगा, जब वो तोड़ने पे आएंगे तो समाजवादी, उन्होंने कांग्रेस भी तोड़ी है, उन्होंने दूसरी पार्टियां भी तोड़ी है। तो आप ये सपने तो भूल जाएं, जब कोई तोड़ने पे आएगा तो क्या क्या तोड़ेगा। फिलहाल अपने टूटने को बचाने की बात कर रहा हूं।
इतने मत डरो कि तुम्हारा सांस तुम्हारे फेफड़ों के अंदर ही रुक के मर जाओ। अपने वजूद को आखिरी लफ्जों में कह रहा हूं, इस चुनाव में तुमने नहीं दिखाया तो जिंदगी में तुम एक कायर कौम घोषित हो जाओगे, और एक कायर कौम कभी जिंदगी में उठने की ताकत नहीं जुटा पाएगी, और उसके बाद तुमसे कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं समझेगा, बल्कि ये देखेगा इन पे जुल्म कौन कर रहा है। उसके बाद सिर्फ एक दरवाजा खोलेगा और तुम भेड़ बकरियों की तरह उस दरवाजे के अंदर घुसने के लायक होंगे। तुमसे न किसी को कमिटमेंट करने की जरूरत है, ना तुम्हारा इस वक्त कोई नाम लेने के लिए तैयार है इस चुनाव में, न तुम्हारा कोई कमिटमेंट। अखिलेश यादव ने एक शब्द कुछ बोला, तुम्हारे लिए कोई मैंडेट देने की बात की, कोई गिफ्ट देने की बात की, तुम्हारे लिए कोई सुविधा देने की बात की, नहीं, वो डर रहा है तुम्हारा नाम लेने से। इसका मतलब तुम्हें भले ही अखिलेश यादव दे दे, अगर चुनाव में तुम्हारा नाम लेने से वो डरेगा तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में अब तुम्हारा वजूद खत्म है। तुम्हें आगे इस चुनाव प्रक्रिया में तुम्हारी जरूरत किसी को भी नहीं है। तुम जिसके पास जाओगे वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर देगा, क्योंकि तुम भिखारी हो, कमजोर कौम हो, डरपोक हो, और तुम इसी लायक हो। ये वो लोग समझ लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वाकई तुम लोग डरपोक हो। इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।